आखिर जो पहले जो मुमताज बेगम बोला जा रहा था वो मुमताज बेगम कहाँ खो गई हैं, वो जानना चाहते हैं हम लोग। हमारी दीदी जाकर के अखिलेश साहब को आशीर्वाद देकर के आई थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि सर पे हाथ रखा था। आप सोचिए कि ये हाथ कैसा हाथ हो गया है जो कल तक किसी को छूने से उन्नति हो जाता था और आज वही हाथ मुझे तो लगता है कि पनौती हो गया। देखिए, आपको ममता बनर्जी का चैनल लगता है, आप ममता बनर्जी की चैनल है, सवाल आपको सत्ता से पूछना चाहिए, हम लोग से मैं तो शुक्रगुजारी करता हूं अल्लाह का कि दीदी पंजाब नहीं गई थी, ना कि इलेक्शन भी लड़ने के लिए और ना ही किसी को आशीर्वाद देने के लिए, वरना आज आम आदमी पार्टी का सरकार पंजाब में नहीं बनता, वहां भी देखा जाता है कि बीजेपी का सरकार है। ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पे टीएमसी ही है, जो टीएमसी जाकर के जो बंगाल तो संभल नहीं रहा है मगर ये यूपी जाके संभालने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप 2024 में मोदी को लाने की ममता बनर्जी की सबसे बड़ी साजिश आम जनता समझ चुकी है, बेनकाब हो रही है टीएमसी। आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचवी न्यूज़ में। इस वक्त आपको बता दूं हम लोग गोल्डन टी हब के सामने खड़े हैं और कैजुअली यहाँ पर जो मुलाकात हो गया फैसल खान साहब, और आपको बता दूं ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, कोलकाता के आईएसएफ के प्रेसिडेंट और उनके ठीक सामने में जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब खड़े हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और कोलकाता के आईएसएफ के सेक्रेटरी भी है। जैसे कि आपको पता है कि आज यूपी का, गोवा का और पंजाब का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर उस बातों में कुछ रोशनी डाल। देखिए, सबसे पहले आपका एचवी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद जो आप आए हम लोग से इंटरव्यू ले रहे हैं। ये देखिए, ये तो होना ही था, ये इसलिए होना था कि जिनको बंगाल संभालना चाहिए वो जाके यूपी और गोवा ना जाने कौन कौन से स्टेज में जा कर के अपोजिशन को हरा के बीजेपी को लाने की साजिश जो है अब आम जनता देख रही है बंगाल की और समझ रही है। जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिस तरह से उनको लाया गया, वोट डिवाइड करने की जो साजिश गोवा में आपने देखा किस तरह से बंगाल से जा कर के एक पार्टी जाती है और वहाँ लड़ती है तो कांग्रेस को वहाँ मुखी खानी। ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पे टीएमसी ही है, जो टीएमसी जा कर के जो बंगाल तो संभल नहीं रहा है मगर ये यूपी जाके संभालने की कोशिश कर रही हैं, गोवा संभालने की कोशिश कर रही हैं। उनका बस नहीं चले तो पंजाब भी जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान में चले जाएंगे। अच्छा, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ की जो टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी वो यूपी गए, वो गोवा गए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ भी जब इलेक्शन होता है तो बाहर स्टेट के जितने सीएम है वो आते हैं मदद करने के लिए आते, ये तो आना जाना लगा रहता है, तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? देखिए, वो इलेक्शन का मोमेंट जो होता है, आना जाना लगा रहता है, बात ठीक है, मगर इस मोमेंट में अगर हम लोगों को बीजेपी को रोकना है, ये तो जाके बीजेपी को फ़ायदा करवा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस चीज़ को यूपी को बीजेपी भुना रही है ममता को लेकर के कि मुस्लिम की नेत्री है, हिंदू को मारा गया, जिस तरह से भुना रही है, आप देखिए ना सियासत किस तरह से हुआ। तो आप वहाँ जाके कभी पंडित बन जाती हैं, यहाँ आके कभी नकाब लगा लेती हैं, तो ये इस तरह की राजनीतिक पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। और गोवा में तो आपने वोट को डिवाइड कर दिया है, कांग्रेस का वोट आपने काट करके बीजेपी को लेके आ गई हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप 2024 में मोदी को लाने की ममता बनर्जी की सबसे बड़ी साजिश आम जनता समझ चुकी है, बेनकाब हो रही है टीएमसी। अभी देखिए, सेकुलर इंडिया है तो सेकुलर सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। सिर्फ वोट के टाइम में आप कब्रिस्तान जाइएगा और बाकी इलेक्शन जो आप पूरे साल 5 साल रहता है तो कोई भी मुसलमान इदारे में आप क्यों नहीं जाती हैं? अगर आप जहां आप सब इदारे में जा रही हैं ऑल कम्युनिटी का, तो वहीं मुस्लिम के इदारे में क्यों नहीं जा रही? इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप कट्टरवादी हिंदू को मजबूत करने में, कट्टरवादी हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिर जो पहले जो मुमताज बेगम बोला जा रहा था वो मुमताज बेगम कहाँ खो गई हैं, वो जानना चाहते हैं हम लोग, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप टीएमसी की बात कह रहे हैं तो आईएसएफ भी तो कहीं ना कहीं मुसलमान के लिए हक की आवाज़ उठाई है, जैसे अनीस खान का लेकर अभी आईएसएफ ने उठाया। और कहने का ये भी मतलब है कि बहुत ऐसे लोगों का कहना है, बहुत ऐसे अपोजिशन पार्टी का कहना है कि आईएसएफ एक पार्टी ऐसा है कि बीजेपी का वो बी ग्रुप पार्टी है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, आपको ममता बनर्जी का चैनल लगता है, आप ममता बनर्जी की चैनल है, सवाल आपको सत्ता से पूछना चाहिए, हम लोग से पूछ रहे, फिर भी आपको जवाब देंगे। हम लोग बोलने वाले में से, हम लोग लड़ने वाले में से हैं, हम लोग हर चीज़ का जवाब रखते हैं। अनीस खान एक आईएसएफ लीडर था और हक की आवाज़ था, हर मामले पे उन्होंने आवाज़ उठाया है। जैसे कि माँ माटी मानुष की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उनका कहना है कि माँ माटी मानुष की सरकार है। तो माँ जो थी, तो अनीस खान एक बच्चा का खून हुआ है तो माँ को उसके घर पे जाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आप क्यों नहीं गए? आपको यूपी जाने का फुर्सत है मगर अनीस के फैमिली से मिलने का फुर्सत नहीं है। माटी की बात करती हैं तो उसी माटी में अनीस मिला है जिस माटी की बात करती हैं आप, तो उस माटी से निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम करके फिर माटी में दफन कर देनी है, फिर भी आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है। अब मानुष की बात करती तो एक मानुष का खून हुआ है तो अभी तक ममता बनर्जी उसको इंसाफ नहीं दे पाई है, तो कौन सी माँ माटी मानुष की बात कर रही हैं वो? इससे समझ में आता है कि सरकार की कथनी और करने में फ़र्क है। नहीं, आप जो अभी अनीस खान के बारे में कह रही है, कहीं ना कहीं दीदी ने निर्देश दिया है एसआईटी कमेटी, तो उसकी जाँच कर रही है, आज जाँच हो रहा है।
देखिए एसआईटी कमेटी पे उनके फैमिली वाले बार बार कह चुके हैं कि एसआईटी कमेटी पे भरोसा नहीं। अगर इतना ही अच्छा था तो पहली बार अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उस पर ही सही फैसला हो जाता। तो उनके फैमिली को सही विचार और सही फैसला नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसका फैमिली दुखी और नाराज है। अगर इतना ही एसआईटी पे भरोसा था, ममता बनर्जी को इतना ही यकीन था, तो ममता बनर्जी खुद उनके घर अभी तक नहीं गई, तो उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है एसआईटी कमेटी पर। आईएसएफ सिर्फ टीएमसी और दीदी क्यों करता है, बीजेपी और मोदी क्यों नहीं करता है? देखिए मोदी को तो मोदी वर्सेस दीदी एक ही तो है। कहीं ना कहीं आईएसएफ डरता है क्या मोदी से? देखिए मोदी दीदी तो एक ही है, मोदी दीदी तो जान ही रहा है कि दोनों एक है, तो फिर जो मोदी को ला रहा है उन्हीं का बारे बात करें ना। तो मोदी के बारे में क्यों बात नहीं करते आप लोग? मोदी से डरते हैं? मेरा ये सवाल है, मोदी से क्या आप लोग डरते हैं? देखिए मोदी जो है, मोदी बंगाल में दीदी, मोदी को दीदी लाई है, ब्रिगेड दीदी दी है, बांग्लादेश दीदी बैठ के गई है मोदी के साथ। आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी साहब थोड़ी गए हैं बांग्लादेश के साथ बैठ करके। और मुसलमानों का एक तरफ वोट डरा करके जिस तरह से साजिश किया गया 2021 में, डर की राजनीति की गई। बंगाल में बताया गया कि मुसलमान एक हो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। इस तरह से डरा की राजनीति, भैया आप डराने की साजिश कम करें, 500 ना दे करके आप मुसलमानों को नौकरी देना, तब तो समझ में आता है कि मुसलमानों का भला चाहती हैं। एक तरफ डराती हैं, एक तरफ 500 देती है और 5000 का केस दे देती हैं, तो समझ में आता है कि मुसलमानों का कितना भला। देखिए दीदी को बोलो भी, एक कार्ड आया था, दीदी को इतना बोला गया कि दीदी पता ही नहीं है। बोला गया था 5 रुपया में अंडा भात मिलेगा, अंडा भात गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा अंडा कहाँ गया और भात कहाँ गया और दाल कहाँ गया, खोज रहा है पब्लिक। सिर्फ इलेक्शन का प्रोपेगेंडा होता है, ये कार्ड वो कार्ड, मगर पब्लिक को मिलता नहीं है। खाना का भी बात था कि पूरा 5 साल मिला, इलेक्शन में सिर्फ मिला, फिर सब अपने अपने घर नेता लोग डूब गए। तो पब्लिक देख रही है, समझ रही है, एक लोगों को मारा जा रहा है जिस तरह से अटैक हो रहा है माइनॉरिटी के ऊपर, जिस तरह से माइनॉरिटी के मुसलमान के नेता नहीं आवाज उठा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये नेता भी डरे हुए सहमे हुए हैं। पब्लिक इंतजार कर रही है, वक्त का इंतजार कीजिए, जवाब देगी पब्लिक इन सब। तो इम्तियाज खान साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी इम्तियाज साहब बताएं, आज जैसे कि यूपी में और रिजल्ट आया है, तो उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? रिजल्ट हम सबके सामने है। बीजेपी ने सरकार बनाया यूपी में, जनता का ये मैंडेट था, लोगों ने पसंद किया। वहाँ पे हमारी दीदी जा करके अखिलेश साहब को आशीर्वाद दे करके आई थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि सर पे हाथ रखा था। आप सोचिए कि ये हाथ कैसा हाथ हो गया है, जो कल तक किसी को छूने से उन्नति हो जाता था, और आज वही हाथ मुझे तो लगता है कि पनौती हो गया। जो आशीर्वाद दिए वो अभी से वो यादव जी के लिए कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद नहीं, अभिशाप हो गया। मैं तो शुक्रगुजारी करता हूँ अल्लाह का कि दीदी पंजाब नहीं गई थी, ना कि इलेक्शन भी लड़ने के लिए और ना ही किसी को आशीर्वाद देने के लिए, वरना आज आम आदमी पार्टी का सरकार पंजाब में नहीं बनता, वहाँ भी देखा जाता है कि बीजेपी का सरकार है। चीफ मिनिस्टर क्या है वो, मेरी भी चीफ मिनिस्टर है और पूरे बंगाल की आवाम की चीफ मिनिस्टर है वो। मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि वो हमारी चीफ मिनिस्टर है। मगर जो आइडियोलॉजी था पिछले असेंबली इलेक्शन के पहले तक, वो आइडियोलॉजी नहीं दिख रहा है टीएमसी का। जो टीएमसी पार्टी थी, वो टीएमसी पार्टी इस असेंबली इलेक्शन के बाद पिछले इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन के बाद वो दीदी का आइडियोलॉजी नहीं दिख रहा, और खास करके माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिख रहा। और अगर मैं खुले अल्फाज में आप सुनना चाहते हैं तो मैं खुले अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो मुसलमानों के ऊपर, जो मुसलमानों ने दिल और दामन दोनों भर भर के दीदी को वोट दिया, ये विश्वास करके कि एक सेकुलर पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलेंगी, और जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है गंगा जमनी तहजीब का, वो गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगी। मगर पिछले दिनों इलेक्शन के बाद 213 सीट का मैंडेट, पब्लिक का मैंडेट के बाद ये सरकार कहीं ना कहीं गुरूर और घमंड में आ गई है, और ये सरकार तानाशाह की तरफ चल रही है, जो कि बंगाल की पब्लिक जो है साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। और खास करके मुसलमान कम्युनिटी जो है, वो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत क्लोजली देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, वक्त आने पे जवाब भी देगा। आप जो कह रहे हैं इसका जवाब तो यहाँ के अवाम, यहाँ के वोटर्स ने दिया, असेंबली इलेक्शन में भी दिया और काउंसिलर इलेक्शन में भी दिया कि झोली भर भर के टीएमसी के कैंडिडेट जितने तो उनको वोट मिला। तो आप किस बिना पे कह रहे हैं? भैया अवाम तो यहाँ का अपना पार दिखा रहे हैं। कलकत्ता इलेक्शन के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, तो अगर वाकई आप जमीन पे उतरे हुए रिपोर्टर है, और कलकत्ता इलेक्शन के दौरान पे जिस दिन कलकत्ता का इलेक्शन हुआ था कॉर्पोरेशन का 19 तारीख को, उस दिन अगर आप जमीन पे उतर के 144 वार्ड में काम किए होंगे और रिपोर्टिंग किए होंगे, तो आपको खुद पता होगा कि कलकत्ता में टीएमसी के गुंडों ने किस तरह से जुल्म और बर्बरियत करके और ज़बरदस्ती रैगिंग करके और बूथ कैप्चरिंग करके और बम गोली दिखा करके और डरा धमका करके वोट लिया है। एक एक वार्ड से ऐसा वीडियो एक नहीं है, अनगिनत वीडियो आप खुद खोजेंगे तो आपको अनगिनत वीडियो मिल जाएगा। और सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि এটা তো হয়, যখন বামফ্রন্টের सरकार ছিল তখনও ওরা ওরকম
করেছিল कि अगर कोई टीएमसी का लीडर आपको ये बोलता है कि এটা তো হয়, এটা তো নর্মাল, এটা তো সব সময় যেটা রুলিং পার্টি হবে রুলিং পার্টি একটু করবে, तो भैया एक्टू करबे और पूरा मार झूठ करके ले लेना। और इससे बेहतर है कि आप जा करके वार्ड में एक एक वार्ड के जो अपोजिशन लीडर के जो कैंडिडेट थे उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, मुझसे बेहतर ज्यादा जवाब वो देंगे। और कुछ ऐसा जगह पे तो आपने देखा कि धरने पे भी सीपीएम के कुछ ऐसे कैंडिडेट जो थे वो धरने पे भी कलकत्ता इलेक्शन में के वक्त बैठ गए थे कि अगर 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 मार झूठ करके ही लेना था तो फिर तो इलेक्शन नहीं करवाना था। देखिए ये पूरा डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है उसका पूरा हत्या हो रहा है। ये खुला आम मर्डर किया जा रहा है। ये जो आम पब्लिक का हक होता है ये आम पब्लिक का हक को छीना जा रहा है। तो क्या है ये सरकार का तानाशाही ही समझेंगे या फिर ये कहेंगे कि सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है कि जो आइडियोलॉजी था पिछले असेंबली इलेक्शन के पहले तक वो आइडियोलॉजी अब टीएमसी के पास नहीं है। मैं देखिए हम लोग हैं संविधान को मानने वाले और इस वतन से मोहब्बत करने वाले बाइज्जत शहरी है, तो ये हमारा और हर बाइज्जत शहरी का ये फर्ज बनता है कि जब भी कोई नाहक हो तो उस नाहक के खिलाफ आवाज उठाए, ना कि किसी पार्टी का कलर देखे। अगर टीएमसी करती है तो टीएमसी के खिलाफ आवाज उठता है और अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं हम लोग। और दूसरी बात है इस मगरिबी बंगाल में हम रहते हैं और यहाँ मगरिबी बंगाल का जो पॉलिटिक्स है उसमें सत्ता में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, ना कि बीजेपी। अब जो और एक बात आपने पूछा कि अपोजिशन का रोल, तो मैं माजरत के साथ ये कहता हूं कि 77 सीट लेकर के शुभेंदु अधिकारी जो हाउस में अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं और रूलिंग लीडर दीदी है, इन लोगों का आपस में साठ गांठ है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को दिखाते हैं कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। टीएमसी झगड़ा कर रहा है और टीएमसी लड़ रहा है बीजेपी से, लेकिन आज तक शुभेंदु अधिकारी को मैंने नहीं देखा कि दीदी का जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट होता है या गलती होता है वहां पे उस चीज को उठाए। अगर बंगाल में कोई आवाज उठाता है नाहक के खिलाफ तो वो अकलौता और एकमात्र हमारे बांगुर के एमएलए और आईएसएफ के चेयरमैन जनाब नौशाद सिद्दीकी साहब उठाते हैं। आप उनके अकाउंट में जाकर के देख लीजिए कि जिस दिन वो विधायक बने और शपथ लिए उसके बाद वो शपथ को पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। और जो 293 एमएलए है उनका हम नहीं बोल सकते कि वाकई वो शपथ को सही तरीके से शपथ लेकर के अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट मैं अपने एमएलए के बारे में बोल सकता हूं कि उन्होंने जो शपथ लिया था असेंबली में वो शपथ को हर दिन प्रैक्टिकल जिंदगी में यूज कर रहे हैं। यहां तक आप देखें कि आज के दिन में एक इमाम साहब के ऊपर अटैक हो जाता है आरामबाग में और हमारे नौशाद सिद्दीकी साहब जाकर के उनसे मिलते हैं। ऑफिशियल साइट में आप चले जाएं आईएसएफ वेस्ट बंगाल में और आपको वहां पे पूरा डिटेल मिल जाएगा कि हम लोग सिर्फ टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। आपको एक एक दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि जब बीजेपी या जब टीएमसी कुछ जुल्म और सितम करता है हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और जालिम का कोई पार्टी नहीं होता, जालिम जालिम होता है और हक का आवाज़ उठाने वाला हक का आवाज़ उठाता है। तो जालिम चाहे वो जोड़ा फूल लेके आए या 3 फूल लेके आए, हमारे लिए तो बात एक ही है, या फिर ये फूल या फिर वो फूल या फिर बीजेमूल, हमारे लिए एक ही है। हम हक और ना हक का बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख